विनोद एक कारोबारी है जो कि लाल मिर्चियों का कारोबार करता है, पर वो एक लालची किस्म का इंसान है और हमेशा लालच करने की ही सोचता है। विनोद अपने थैले में बहुत सारी मिर्चियां भरता है और घर से मिर्चियां बेचने के लिए निकल जाता है। पहले रामू गल्ले वाले के पास जाऊंगा आज। बहुत दिन हो गए हैं मैं उसके दुकान पर नहीं गया। विनोद रामू की दुकान पर जाता है। कैसे हो रामू भाई? बहुत दिन हो गए हैं, आपसे मिला नहीं था, सोचा मिल लूं। इसी बहाने कुछ मिर्चियाँ भी बिक जाएंगी। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन से? जब से तुमने आना बंद किया मैंने किसी और व्यापारी से मिर्चियाँ खरीदना शुरू कर दी। अब मैं आ गया हूँ ना, अब से तुम मुझसे ही मिर्चियाँ खरीदना। बताओ कितने किलो मिर्चियाँ चाहिए? अभी तो फिलहाल 3 किलो दे दो, बाकी जैसा चाहिए होगा मैं आपसे लेता रहूँगा। अरे क्या रामू भाई, सिर्फ 3 किलो मिर्ची खरीद रहे हो? इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम 5 किलो तो ले लीजिए। नहीं नहीं, उतनी नहीं चाहिए। फिलहाल बरसात का मौसम है, बारिश में कोहरे के कारण मिर्चियाँ खराब होने लगती है। विनोद रामू के लिए 3 किलो मिर्चियाँ तौलता तो है, पर देने से पहले वो 1 किलो मिर्ची निकाल देता है। ये लो भाई, आपकी 3 किलो मिर्चियाँ। रामू गल्ले वाले को बेवकूफ बनाने के बाद विनोद दूसरी दुकान वालों के पास लाल मिर्चियाँ बेचने के लिए चला जाता है। लाल मिर्ची वाला आया, ले लो, बेहद स्वादिष्ट और तीखी मिर्चियाँ है। भाई साहब, आप लाल मिर्चियाँ कैसे दे रहे हैं? 300 रुपए किलो है बहन जी, आप इनके दाम पर मत जाइए। ऐसी मिर्चियाँ आपको पूरे बाजार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। विनोद लाल मिर्ची वाला नाम है मेरा। अच्छा, तो आप ही हो लाल मिर्ची वाले विनोद। बहुत सुना है आपकी मिर्चियों के बारे में। ऐसा कीजिए, मुझे 2 किलो मिर्ची दे दीजिए। मेरी बेटी की शादी है तो मुझे मिर्चियाँ तो लगेंगी ही खाना बनाने के लिए। ये की ना अपने पते वाली बात। मैं तो कहता हूँ कि आप 1 किलो और ले लीजिए। अच्छी मिर्चियाँ है, आपके काम में आएंगी। नहीं नहीं विनोद जी, 2 किलो मिर्चियाँ काफी होंगी मेरे लिए। आप 2 किलो ही तौल दीजिए। ये क्या भाई साहब, बिना तोले कैसे पता चलेगा कि ये 2 किलो है भी या नहीं? मैं आज का व्यापारी नहीं हूँ बहन जी, बहुत सालों से इस धंधे में हूँ। भले ही तराजू में तोले हुई चीज ऊपर से नीचे हो सकती है, पर मेरे हाथों का अंदाजा कभी भी गलत नहीं हो सकता। उस औरत को ये मिर्चियाँ 2 किलो से कहीं ज्यादा कम लग रही थी। ठीक है, आप कहते हैं तो ये मिर्चियाँ पूरी 2 किलो ही होंगी। वो यहाँ से मिर्चियों को लेकर सब्जी वाले की दुकान पर जाती है और उसको मिर्चियों को तौलने के लिए कहती है। क्या आप जरा इन मिर्चियों को तौल देंगे भाई साहब? सब्जी वाला अपने तराजू में मिर्चियों को तौलता है। ये तो बहन जी 1 किलो से भी कम है, देख लीजिए। इसका मतलब उस मिर्ची के कारोबारी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। मालिक करे उसकी मिर्चियाँ उस पर ही भारी पड़ जाएं और वो अपनी ही मिर्चियों से इतना परेशान हो जाए कि उसका पूरा लालच खत्म हो जाए। दूसरी ओर विनोद अपने लालच के चलते लोगों को बेवकूफ बनाकर ज्यादा मिर्चियाँ बताकर कम मिर्चियाँ दे रहा था, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे और सभी ने विनोद को बद्दुआएं दी कि वो अपनी मिर्चियों से परेशान हो जाए। आज तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। काश अगर मेरे पास कुछ और मिर्चियाँ होती तो मैं कुछ और लोगों को मिर्चियाँ बेचकर थोड़े पैसे और कमा लेता। विनोद सारी मिर्चियाँ बेचकर अपने घर चला जाता है और थके होने की वजह से वो अपनी बेटी से पानी लाने के लिए कहता है। बेटी, मेरे लिए 1 गिलास ठंडा पानी ले आओ। विनोद की बेटी उसके लिए पानी लेकर आती है, पर जैसे ही वो पानी पीता है उसे वो पानी बेहद तीखा लगता है। मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने के लिए कहा था, मिर्ची वाला पानी लाने के लिए नहीं। पापा, मैं तो बाल्टी में से ही ठंडा पानी लेकर आई थी, पता नहीं उसमें मिर्ची कहाँ से आ गई। घर में मिर्ची का व्यापारी है तो मिर्चियाँ बिखरी ही होंगी ना। गिलास को साफ करके लाना चाहिए था, मेरा पूरा मुंह जलने लग गया। विनोद किचन में जाकर उस पानी को फेंक देता है और उस गिलास को साफ से धोकर फिर से बाल्टी से पानी निकालता है।
पर जैसे ही विनोद पानी पीने लगता है और पानी उसके मुंह में जाते ही उसका मुंह जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गिलास को अच्छे से साफ किया था, ये मिर्चियाँ अचानक से कहाँ से आ गई? विनोद बिना पानी पिए ही सिसकियाँ लेते हुए अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। वो वहाँ जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है, पर कुछ वक्त लेटने के बाद उसके जिस्म पर जलन होने लगती है। ये मेरी पीठ पर जलन क्यों हो रही है? लगता है बिस्तर पर मिर्चा पड़ी हुई थी और मैं बिना देखे ही लेट गया। विनोद उठता है और अपने बिस्तर को अच्छे से साफ करता है और अपने बिस्तर पर एक नई चादर बिछा देता है। अब तो नई चादर भी चढ़ा दी है, अब तो जलन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही विनोद बिस्तर पर लेटता है, उसके पूरे जिस्म पर तेजी से जलन होने लगती है। वो फिर से खड़ा होता है और अपने आप को खुजाने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा सारा बदन जलने लगा है। ये इतनी सारी मिर्चियाँ कहाँ से आ रही है? और वो देखता है कि उसके छत से मिर्ची ही गिर रही है। ये क्या हो रहा है? आज पूरा घर मिर्चों से कैसे भर गया? ऐसा लगता है मेरे घर को किसी का श्राप लग गया है। जाकर पता करना होगा। विनोद इस श्राप के बारे में पता करने के लिए एक मंदिर में जाता है और पुजारी जी से इस बारे में पूछता है। पुजारी जी, मेरे पूरे घर में मिर्चियाँ फैल गई है और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मिर्चियाँ ही मिर्चियाँ आ जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मुझ पर ये श्राप कहाँ से आ गया? बेटा, मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ जो ये बता सकूँ कि तुम पर ये विपत्ति कहाँ से आ गई, पर हाँ, जरूर तुमने किसी के साथ कोई छल कपट किया होगा, इसीलिए तुम ये सजा भुगत रहे हो। मैं तो मिर्चियों का व्यापारी हूँ, मैं कैसे किसी के साथ छल कपट कर सकता हूँ? क्या तुमने कभी किसी के साथ ऐसा किया है कि उसको ज्यादा बताकर कम मिर्चियाँ दी हो? पुजारी जी समझ जाते हैं कि विनोद ने अपने ही काम में लोगों के साथ छल कपट किया है। वो उसको सभी लोगों से माफी मांगने के लिए कहते हैं और उसकी वजह से लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करने के लिए कहते हैं। बेटा, तुम्हें खुद ही पता होगा कि तुमने अपने लालच के चलते किस किस का नुकसान किया है। जाकर अपनी गलती सुधार लो, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। विनोद पुजारी जी की बात को समझ जाता है। वो मंदिर से निकलता है और अपने घर जाकर अपने थैले में मिर्चियाँ भरता है और उन सभी लोगों को मिर्चियाँ देता है जिन जिन को उसने किलो के हिसाब से कम मिर्चियाँ दी थीं। ये लो रामू भैया, मिर्चियाँ ले लो। मैंने कई बार आपसे पूरे पैसे लिए हैं और आपको कम मिर्चियाँ दी है। विनोद रामू को मिर्चियाँ देने के बाद उस औरत को ढूंढने निकलता है जिसको उसने 2 किलो की बजाय 1 किलो से भी कम मिर्ची दी थी। वो बाजार की तरफ जाता है, तभी उसको वो औरत एक फल वाले के ठेले के पास खड़ी नजर आती है। विनोद उसको आवाज लगाता है। अरे बहन जी, सुनिए, मैं वही मिर्चियों का व्यापारी हूँ जिससे आपने अपने बेटी के शादी के लिए मिर्चियाँ ली थी। हाँ, पहचान लिया मैंने तुम्हें। तुम जैसे धोखेबाज और लालची इंसान को कोई कैसे भूल सकता है भला? मुझे पता है बहन, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है और आज मैं यहाँ अपनी गलती सुधारने आया हूँ। ये लो, ये मिर्चा रख लो। उस दिन मैंने तुम्हें कम मिर्चा दी थी ना। विनोद उस औरत को सारी मिर्चियाँ दे देता है और अब धीरे धीरे उसकी जलन कम होती है। पुजारी जी ने ठीक कहा था कि अगर मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूँगा तो खुद ही इस समस्या से बाहर निकल सकता हूँ। और वो अब से लालच करना बिल्कुल ही छोड़ देता है। साथ ही वो अपना ये वाला किस्सा अपनी बेटी को भी सुनाता है और उसको भी लालच से दूर रहने के लिए कहता है। ये कहानी है प्रयागराज के गांव की, जिसका नाम था नैनी। नैनी गांव बेहद खूबसूरत और प्यारा था। वहाँ धीरज रहता था। वैसे तो धीरज यतीम और गरीब था, लेकिन सब्जियां बेचकर अपना घर चलाया करता था। सब्जी ले लो, आ जाओ, सब्जी ले लो। भैया, टमाटर कितने के दिए? टमाटर तो 50 रुपए किलो है। इतना महंगा टमाटर मुझे नहीं लेना, मैं कहीं और देख लेता हूँ। दुकान खोले पूरा 1 दिन हो गया था,
लेकिन कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा था। तब एक औरत वहाँ आई और कहने लगी, क्या आप मुझे अपनी सारी दुकान बेच सकते हैं? लगता है ये बड़े घर की बेटी है, मेरा पूरा कारोबार खरीदने आई है। जी क्यों नहीं, सिर्फ 2000 रुपए में ये दुकान आप ले लीजिए। ये लो 2000 रुपए। वो औरत धीरज को पैसे देकर चली गई। पहले तो धीरज बेहद खुश हुआ, लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि वो नकली 2000 के नोट हैं। क्या जमाना आ गया है, कोई भला करना ही नहीं चाहता किसी का। थोड़े से पैसे जो आ रहे थे वो भी उस औरत ने लूट लिए। क्या करूं, कहां जाऊं? धीरज अपने दुकान लूटने से परेशान था ही कि वहाँ पर एक भिखारी आया और धीरज से कहने लगा, कुछ खाने को दे दो, अगर एक केला ही दे दोगे तो क्या हो जाएगा। देखो चाचा, मेरी दुकान पहले ही से लुट गई है, मुझे और परेशान मत करो। सिर्फ 4 दर्जन केला रखा है, अगर मैं तुम्हें ये भी दे दूंगा तो मैं रात को क्या खाऊंगा? मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, तुम कुछ नहीं बस 2 केले ही दे दो। अगर इसे नहीं दिया तो यहाँ रहकर ये मेरा सर खाता रहेगा, इसे मैं केला दे ही देता हूँ। धीरज ने अपने पास रखे कुछ केलों में से उसे 2 केले दे दिए, जिसे खाकर भिखारी वहाँ से चला गया। जोरदार बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश है, ठंड लग रही है, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? अगर रात भर यहाँ रुक गया तो ठंड से मर जाऊंगा। तब भिखारी की नजर सामने वाले घर पर पड़ती है, जो धीरज का होता है। भिखारी हिम्मत बांधकर धीरज के घर पहुंचता है और कहता है, क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी मैंने थोड़ी सी मदद क्या की, तुम तो सर पे चढ़ रहे हो। रात हो चुकी है, बारिश भी बहुत ज्यादा है, ठंड भी लग रही है, बिजलियां कड़क रही है, बस एक रात के लिए जगह दे दो। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। उस रात भिखारी धीरज के घर में ही रुक जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी कम हो जाती है। धीरज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो भिखारी सुबह सुबह ही अपने झोले में से मिर्चियाँ निकालकर खा रहा था। तुम इतनी सुबह सुबह उठकर मिर्चियाँ क्यों खा रहे हो? आप उठ गए, ये मिर्चियाँ कोई ऐसी वैसी मिर्चियाँ नहीं है, इसे खाने से मुझे अब दिन भर भूख नहीं लगती। मुझे उससे क्या मतलब, तुम जाओ अपना काम करो। चलो, सुबह हो गई और बारिश भी नहीं हो रही है। भिखारी धीरज के घर से चला जाता है। धीरज सब्जी मंडी जाकर उसे दोबारा बेचने के लिए सब्जी की दुकान पर सब्जी लगाने लगता है। आ जाओ, ताजे ताजे सब्जियां ले लो, आ जाओ। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन धीरज के दुकान से कोई भी सब्जी नहीं खरीदता। तब धीरज परेशान हो जाता है और दुकान बंद करके घर जा ही रहा होता है कि उसकी नजर टिले पर पड़ती है, जहां भिखारी रात को सो रहा होता है। और तब धीरज कहता है, असली जिंदगी तो इसी की है, ना कोई फिक्र ना कोई काम, पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमो, लोगों से पैसे मांगो, किसी ने दे दिया तो मौज, और सब दे ही देते हैं, और रात को मस्त आराम से सो जाओ। उतने में ही वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उस भिखारी को काट कर चला जाता है। और दूर खड़ा धीरज ये सब चीजें देख लेता है। सब काट लिया। हे मालिक, इसे तो सांप ने काट लिया, मुझे इसे किसी सपेरे के पास लेकर जाना होगा। धीरज भिखारी को अपने साथ लेकर आ जाता है और उसका इलाज करवाता है। सपेरा उस सांप के जहर को निकाल देता है। सही समय पर आपने ला दिया, वरना इनकी जान खतरे में आ सकती थी। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे दुकान के सामने खड़ा होकर भीख मांगने वाला भिखारी है, पता नहीं कब वहाँ से जाएगा। जब से आया है तब से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। भिखारी पहले से ज्यादा ठीक हो जाता है और धीरज से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा दे रहा हूँ। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं एक भिखारी से तोहफा लूंगा।
मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ। भिखारी कुछ मिर्चियाँ निकालकर धीरज को दे देता है और कहता है, ये कोई मामूली मिर्चियाँ नहीं है। बहुत आला दर्जे वालों के साथ रहने की वजह से ये मुझे मिले हैं। इसे तुम अपने खेत में लगा दोगे तो तुम्हारी फसल में से हीरे की मिर्चियाँ निकलेंगी। क्या बकवास है। अगर ऐसा होता तो तुम खुद ना इसे इस्तेमाल कर लेते, मुझे थोड़ी ना देते। मैं एक ईमानदार इंसान को ही ढूंढ रहा था जो मुझे तुम में नजर आया। ये जादुई मिर्चियाँ तुम्हारे पास ही रखो। भिखारी धीरज को मिर्चियाँ देकर वहाँ से चला जाता है और कुछ वक्त बीत जाता है। अब भिखारी उस टीले या उसके आसपास कहीं नजर नहीं आता। धीरज उन मिर्चियों को देखकर सोचता है, क्यों ना मैं ये मिर्चियाँ एक बार लगाकर देख ही लूं। कहीं उस भिखारी की बात सच निकली तो। धीरज उन मिर्चियों को लेकर अपने घर के आंगन में कुछ जगहों पर बो देता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। उन मिर्चियों की फसल में से रोशनी आने लगती है। धीरज उसे देखकर वहाँ जाता है। ये रोशनी कैसी? इसे खोद कर देखता हूँ। लगता है मिर्चियाँ उग आई हैं। धीरज जैसे ही उन मिर्चियों को तोड़ता है, उसे वहाँ पर हीरे की मिर्चियाँ नजर आती हैं, जिन्हें देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। उस भिखारी की बात तो सच निकली। ये तो हीरे की मिर्चियाँ हैं। ये सच में हीरे की है। मजा आ गया। हे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। धीरज उन हीरे की मिर्चियों की वजह से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। नया घर, कारोबार सब कुछ खड़ा कर लेता है। अब उसके पास नौकर चाकर सभी होते हैं। आज उस भिखारी की मदद से मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। उस टीले के पास जाकर देखता हूँ, शायद वो मुझे वहाँ मिल जाए। मालिक, आप कहो तो आपके साथ मैं भी चलूं। तुम मेरे साथ आकर क्या करोगे भला? इतनी जिद कर रहे हो तो चलो। धीरज और उसका नौकर उसी टीले के पास जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि भिखारी वहीं सो रहा है। धीरज उसे उठाकर उसे कहता है, आप यहाँ सो रहे हो? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगे। मैं अनाथ बच्चा था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। हर शख्स मेरी नादानी का फायदा उठाया करता था। मैंने बस आपकी जान बचाई, उसके बदले में आपने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहे। मैं जरूर चलूंगा। मेरा भी इस जिंदगी में कोई नहीं है। मेरा एक बेटा था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, इसीलिए मैं तुमसे ही मदद मांगा करता था। धीरज उस भिखारी को लेकर अपने घर चला आता है। हीरे की मिर्चियों की मदद से धीरज कई सारे नए कारोबार भी खोल लेता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है।